हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज है हमारा फ्री ट्यूशन का डे 25, जिसमें हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड किस तरीके से आप एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कर सकते हो। तो उसी से ही रिलेटेड हमारा आज का लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट, हाउ इज बिजनेस एनवायरनमेंट यूजफुल फॉर एनी बिजनेस एंटरप्राइज। किसी भी एंटरप्राइज के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे यूजफुल है। पहले आपने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बताना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, जिसमें क्या है सारे फैक्टर्स एंड जो भी फैक्ट्स हैं, ठीक है, उनको इंक्लूड किया जाता है, फैक्टर एंड फोर्सेस को, ठीक है, जो बिजनेस से रिलेटेड हैं। उसके बाद इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो जुड़ा है बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड। एंड देन उन्होंने ये लिखा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कैसे यूजफुल है, ठीक है, एक बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए। तो बिजनेस एंटरप्राइज को क्या देखना है जब उसने कोई एक्सपेंशन करनी है या सपोज कोई आगे अपना नया प्रोजेक्ट लगाना है, तो देन क्या है, उसको वही इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस को, फैक्टर्स को ध्यान में रखना है जो हमें पता चलता है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड। जैसे मैंने आपको करवाया था फर्स्ट जब हमारा लेक्चर था इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उसमें मैंने आपको करवाया था स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो इसी से ही हमें ये पता चलता है कि हमारा जो बिजनेस यूनिट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे वो वीक है, क्या क्या फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटी वो ग्रैब कर सकता है, एंड कौन कौन से थ्रेट्स का उसको सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, कौन कौन से चैलेंजेस उसके सामने आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती हैं, थ्रू बिजनेस एनवायरनमेंट। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या है, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं बिजनेस को, ठीक है, उसके ऑपरेशंस को एंड उसकी प्रोडक्टिविटी को। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आउटलाइन वेरियस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें आप ये भी लिख सकते हो कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स या डायमेंशन, अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, या क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो दोनों का मतलब सेम ही होगा। तो इसमें आप क्या क्या चीज़ें लिखोगे, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ये चीज़ें इसमें कवर होंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आ जाएगा, सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये हैं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जिनका असर सीधा सीधा बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर पड़ता है। ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जैसे इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज आ जाती हैं, ठीक है, इकोनॉमिक जैसे टेक्निक्स या मेथड्स आ जाते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी को चलाने के लिए या उसको स्टेबल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेती हैं, उसके बारे में। देन है हमारा सोशल में क्या आ जाएगा, आपके सोसाइटल मेजर्स आ जाएंगे, सोसाइटल फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, सोसाइटी आ जाएगी, लोग आ जाएंगे, उसमें लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आ जाएंगे, ठीक है, हमारे रिसोर्सेज आ जाएंगे। देन पॉलिटिकल में भी गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी लीगल इन्वायरमेंट है उसी से रिलेटेड पॉइंट्स आ जाएंगे। देन टेक्नोलॉजिकल में क्या आ जाएगा, न्यू टेक्निक्स, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजिकल मेथड्स, ठीक है, वो चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो उसके बाद है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी आप लिख सकते हो, एंड इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चेंजेस आई थी, एलपीजी पॉलिसी, ठीक है, एलपीजी ये भी आप लिख सकते हो इसमें कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर व्हाट इज एलपीजी पॉलिसी। अगर ये भी क्वेश्चन आ गया तो तीनों में आपने सेम ही चीज़ लिखनी है। जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो भी गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है 1991 में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो भी गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए 1991 में,
LPG पॉलिसी, सेम वही गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई पॉलिसी जिसमें क्या है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आएगी। तो उनमें आपने क्या है तीनों के मीनिंग्स आपने बता देने हैं, दैट्स इट। उसके बाद है 4 मेजर पॉइंट्स ऑफ इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, ठीक है, उसकी उन्होंने क्या है कहते हैं 4 पॉइंट्स मेंशन कीजिए कि गवर्नमेंट पॉलिसी में जो भी चेंजेस आई हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ा है बिजनेस एंटरप्राइजेस में या इंडस्ट्रीज में। तो इसमें आपने पॉजिटिव पॉइंट्स लिख देने हैं, ठीक है। जैसे सपोज ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के जो मेरिट्स है उसी से ही ये रिलेटेड है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी बनी है तो इसमें क्या है कि लिबरलाइजेशन से क्या हुआ, जो भी टैरिफ्स थे, ठीक है, कोटा रेस्ट्रिक्शंस थी वो रिमूव हो गई। एनीवन कैन डू बिजनेस, ठीक है, जैसे भी उसको जो भी एक पर्सन है अगर जैसा भी बिजनेस करना चाहता है वो कर सकता है आसानी से, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये इसके पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। लिबरलाइजेशन से रिलेटेड, देन प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड, ग्लोबलाइजेशन, इनके मेरिट्स जो है कि 2-2 लाइंस में आपने एक्सप्लेन कर देने हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस हुई हैं वो यही है, रिफॉर्म्स आए थे जो 1991 में, तो उसमें LPG पॉलिसी ही आई थी, तो उसी से रिलेटेड पॉइंट्स बनेंगे। देन उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन का वैसे क्या मतलब होता है, टू बी लिबरल, लिबरल का क्या मतलब होता है, फ्रीडम, ठीक है। तो देन क्या है इसमें यही चीज़ लिखनी है कि जब गवर्नमेंट ने क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेके आई, तो उसमें क्या था, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस से इंडिविजुअल्स को, ठीक है, क्या है फ्री कर दिया, ठीक है। उनकी जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी या फिर बहुत ही हार्ड एंड फास्ट हम ये कह सकते हैं लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ थी उनको एबॉलिश कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो देन क्या है कोटा रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया, जो भी ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर्स थे टू स्टार्टअप एनी बिजनेस यूनिट, तो देन क्या है उस चीज़ को भी ख़त्म किया। तो देन बहुत ही अब थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ रह गई हैं, ठीक है। जो भी लीगल प्रोसीजर्स हैं वो इजीली क्या है होने वाले हैं, जिससे क्या है बिजनेसेस जो हैं वो इजीली स्टैंड अप हो रहे हैं, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन के यहाँ पे मेरिट्स आपने बता देने हैं साथ में, और लिबरलाइजेशन का मीनिंग। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो प्राइवेटाइजेशन की यहाँ पे एग्जांपल आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो प्राइवेटाइज मतलब गवर्नमेंट ने क्या है प्राइवेटाइज किया हुआ है कि प्राइवेट बसेस या ट्रांसपोर्ट जो है वो है, ठीक है। प्लस जो रोड्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, पहले क्या था गवर्नमेंट के पास इसका सारा बजट होता था और गवर्नमेंट के पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, लेकिन अब आपने शायद सुना भी होगा रोहन एंड राजदीप, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे, ठीक है। अब क्या है जैसे पहले टोल प्लाजाज थे, अब बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के रूल्स भी आ गए हैं, या गवर्नमेंट ने क्या किया है कुछ टोल प्लाजाज को ख़त्म भी कर दिया है। लेकिन पहले क्या था, आज से अगर मैं 2 साल पहले की भी बात करूँ तो फुल एंड फ्लेजली जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट था फॉर रोड्स, ठीक है, या नेशनल हाईवेज, वो रोहन एंड राजदीप कंपनी के पास था, ठीक है। तो वो भी क्या है प्राइवेटाइजेशन का पार्ट है। देन क्या है आगे ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है कि पहले तो आपने ग्लोबलाइजेशन का मतलब एक लाइन में समझाना है, मैंने कल भी बताया था, ब्रिंगिंग द होल वर्ल्ड इनटू सिंगल इकोनॉमी, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मतलब पूरे का पूरा वर्ल्ड मतलब एक सिंगल इकोनॉमी में ट्रांसफ़र हो गया है। कहने का क्या मतलब है, हर कोई बंदा जो भी चाहता है, कहाँ जहाँ पे भी वो बिजनेस करना चाहता है या कहीं पे जाना चाहता है, इवन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ एनी आइटम, ठीक है, या कुछ भी, तो देन वो क्या है इजीली पॉसिबल है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन से क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, FDI आ रही है, जिससे हमारी इकोनॉमी जो है और ज़्यादा स्टेबल हो रही है, ठीक है। न्यू कंपनीज आ रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो मैकेनिकल एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, फॉरेन के हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपर्टीज़ है टू डू एनी बिजनेस, टू डू एनी प्रोडक्शन, और इवन जो भी पर्टिकुलर वर्क है रिलेटेड टू बिजनेस एंटरप्राइजेज वो आसानी से हो रहा है, ठीक है जी। तो ग्लोबलाइजेशन में ये है कि फ़ॉरेन की कंपनीज़ जो हैं वो भी इंडिया में इस्टेब्लिश हो रही हैं। जैसे गूगल है, उनका भी हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, एप्पल का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, ठीक है। तो वो भी क्या है फ़ॉरेन कंपनीज़ हैं जो यहाँ पे सेटअप होके हमारे एम्प्लॉय जो हमारे हम ये कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर रहे हैं, हमारे कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी बेनिफिट है इसका, ठीक है। तो एग्जांपल्स दे के आपने इनके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताना है। देन है एक्सप्लेन द रिफॉर्म्स अंडरटेकन अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड इन इंडिया।
तो क्या रिफॉर्म्स हैं, वही हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से शुरू है, LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो यही रिफॉर्म्स है। इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुई है, ठीक है, लिबरलाइजेशन आई है, प्राइवेटाइजेशन आई है कि गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं या गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो ट्रांसफ़र हुई हैं टू द प्राइवेट सेक्टर, वो प्राइवेटाइजेशन हो गया, ठीक है। ऐसे ग्लोबलाइजेशन क्या है, FDI, ठीक है, FDI से रिलेटेड आपने लिखना है, तो यही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, ठीक है। तो इंडिया में आए तो इसके बारे में आपने लिखना है। देन है ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड डिफ़िकल्टीज फॉर इंडियन बिजनेस, एक्सप्लेन, तो इसमें आप लिख दोगे डीमेरिट्स, ठीक है, जो हमने कल के लेक्चर में किए थे। उसके बाद है एक्सप्लेन इन डिटेल मेरिट्स ऑफ LPG, अब तीनों के आपने क्या है मेरिट्स लिख देने हैं, सो सिंपल। एंड गिव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, व्हाट आर द मेन चेंजेस मेड इन इकोनॉमिक पॉलिसी सिंस 1991, तो इसमें भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएंगे। एंड देन क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव यही थे कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है उसको स्टेबल करना है, ठीक है। उसमें चेंजेस लेके आने से क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, न्यू टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी, न्यू टेक्नोलॉजी आने से क्या है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, न्यू बिजनेस यूनिट्स लगेंगे, हमारे पास जो GDP है हमारी वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे वो ख़त्म हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो इसी से रिलेटेड आपने इसमें पॉइंट्स लिखने हैं। देन है हमारे पास एक मेन क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड डीमोनेटाइजेशन, तो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगी वन बाय वन। तो आपको मैं अभी बताती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो आपने कवर करने हैं इन तीनों कंसेप्ट्स में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो फिस्कल पॉलिसी में क्या आएगा कि गवर्नमेंट अपनी जो कलेक्शंस है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर जो है वो किस तरीके से यूज़ करती है सो दैट इकोनॉमी की जो ग्रोथ हो सके, इकोनॉमी जो है वो स्टेबल रह सके। तो इसमें क्या लिखा है कि फिस्कल पॉलिसी इज डिफाइंड एज द पॉलिसी अंडर विच द गवर्नमेंट यूज द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक स्पेंडिंग एंड पब्लिक बोरोइंग्स टू अचीव वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इकोनॉमी। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो कहाँ पे लगाती हैं, पब्लिक के लिए, ठीक है, हेल्थ केयर में, ठीक है, या फिर स्कूल्स को बनाने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो क्या है पैसा लगाते हैं सो दैट जॉब्स भी क्रिएट हो, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो। And then this include funding for healthcare system, vaccine distribution and investment in infrastructure projects to create jobs. Government support to business units by providing grants, लोन्स एंड सब्सिडीज़। तो बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो ओवरऑल क्या है इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए अपना जो रेवेन्यू है, ठीक है, कलेक्शंस हैं या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है मतलब वो पैसा जो है वो कहाँ पे लगाते हैं, इन एरियाज़ में, जैसे हेल्थ केयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, या फिर बिजनेस यूनिट्स को वो क्या है लोन प्रोवाइड करते हैं, ग्रांट्स देते हैं, सब्सिडीज़ देते हैं सो दैट इकोनॉमी जो है वो स्टेबल रहे, इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके। उसके बाद आ जाता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इट रेफर्स टू द एक्शंस टेकन बाय सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटीज़ टू मैनेज एंड कंट्रोल द मनी सप्लाई, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है कि मनी को क्या है कंट्रोल करना है या उसको मैनेज करना है कि सो दैट इकोनॉमी में जो है वो क्राइसिस ना आए, इकोनॉमी हमारी स्टेबल रहे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट्स एंड क्रेडिट कंडीशंस, ठीक है, इस चीज़ को क्या है मॉनेटरी पॉलिसी में कवर किया जाता है। उसके बाद जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ड्यूरिंग द हाई इन्फ्लेशन, जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, देन द सेंट्रल बैंक में इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट टू कर्ब स्पेंडिंग एंड रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ठीक है, उसको कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई कर देती है। देन क्या है ऑन द अदर साइड, ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउनटर्न, जब इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है देन सेंट्रल बैंक क्या करती है इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है सो दैट बोरिंग्स जो है वो इंक्रीज हो, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, ठीक है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हो सके। जब करेंसी को मार्केट से निकाला जाता है या उसकी सर्कुलेशन को बंद कर दिया जाता है तो देन क्या है उसको डीमोनेटाइजेशन बोला जाता है। तो देखिए क्या है इसमें, द विड्रॉल ऑफ कॉइन, नोट और प्रीशियस मेटल फ्रॉम यूज एज लीगल टेंडर, जो क्या है एज अ लीगल टेंडर यूज होता था, जिसका सर्कुलेशन मार्केट में था और जिसकी वैल्यू थी, ठीक है, अगर उसको क्या है हटा दिया जाता है मार्केट से बाय द गवर्नमेंट तो देन उसको डीमोनेटाइजेशन बोला जाता है।
Under this, all or some of currency notes demonetizations are withdrawn from market. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स. तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू अनर्थ ब्लैक मनी. ठीक है, ब्लैक मनी को देखने के लिए या उसको चेक करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए क्या है, डिमोनेटाइजेशन होती है. एंड देन प्रमोट लेस कैश इकोनॉमी. ठीक है, तो इकॉनमी को क्या है, लेस कैश बनाने के लिए, सो दैट कि कैश का कम से कम यूज़ हो. ठीक है, जिससे क्या है, ब्लैक मनी भी ना हो. एंड देन जो टैक्सेस हैं उनसे भी बचा जा सके, कि अगर जो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स इलेक्ट्रॉनिकली वे में होगी तो देन क्या है, टैक्स इवेजन भी कम होगा. जो यहाँ पे भी पॉइंट लिखा है, टूल ऑफ चेक टैक्स इवेजन. एंड देन है टू चेक करप्शन. करप्शन को भी चेक करने के लिए, क्योंकि बेसिकली क्या है कि जब सारे का सारा काम कैश में हो तो उससे क्या है कि जो ब्लैक मनी है वो क्या है, रख ली जाती है साइड पे. कुछ ऐसे बिजनेस यूनिट्स हैं या कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स एंटरप्राइजेस होती हैं जो क्या है, कैश में ही डील करती हैं. एंड देन क्या है, हायर प्रॉफिट कमाती हैं. तो अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं तो उसके अकॉर्डिंगली टैक्स भी ज़्यादा बनता है. तो वो क्या करते हैं, कैश में सारी ट्रांजैक्शन होने से क्या है कि वो टैक्सेस को क्या है, बचाते हैं. टैक्सेस को बचाने के लिए वो क्या है, ब्लैक मनी जो है अपने पास रखते हैं, या जो पैसा है वो छुपा के रख लेते हैं कहीं पे. जो हमें मोनेटाइजेशन के टाइम में भी देखने को मिला, जब नवंबर 8 एंड 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुई थी, तो तब बहुत सारे लोग जिन्होंने टैक्स इवेजन किया था या जिनके पास क्या है, ब्लैक मनी थी, तो उनका जो पैसा था वो घरों में ही छिपा हुआ था, तो वो पैसा निकाला गया. ठीक है, तो ब्लैक मनी को ख़त्म किया गया. तो देन है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. महंगाई को भी कम करने के लिए डीमोनेटाइजेशन होती है. तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट दिया है, वो डीमोनेटाइजेशन कब हुई थी और कौन कौन से नोट्स जो हैं वो बंद हुए थे, ये आपको सबको पता ही है. फिर भी आपने ये चीज़ नोट डाउन करनी है. ऑन November 8, 2016, the government announced that 500 and rupees 1000 notes which were in the circulation and that time were no longer tender. ठीक है, तो अब वो क्या है कि उनका जो लीगल स्टेटस है वो अब ख़त्म हो चुका है. वो नोट्स जो है वो एज अ सिंपल पेपर की फॉर्म में ही हैं. ठीक है, इनकी जगह पे क्या है, 2000 के नोट्स एंड 500 के नए नोट्स जो हैं वो आए इकॉनमी में. ठीक है, हमारी मार्केट में वो नोट्स आए. अब उनकी ही सर्कुलेशन जो है वो चल रही है और उनको ही एज अ मीन्स ऑफ लीगल टेंडर माना गया है. ठीक है, जिनका लीगल स्टेटस है मार्केट में और जिनकी वैल्यू है. जो 1000 और 500 के पुराने नोट्स हैं वो टोटली बंद हो चुके हैं. तो यही हमारा जो था कंसेप्ट डीमोनेटाइजेशन का था. तो इसी से ही रिलेटेड हमारा जो ये चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट का, ये ख़त्म होता है. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप चाहते हो कि और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो देन आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. एंड देन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके.